इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। सो रीजनेबली इसमें सारे वो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो इनऑर्गेनिक को समझने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऑर्गेनिक रटने का सब्जेक्ट है, देयर इज अ लॉट टू बी क्रैम्ड हेयर, देन दिस मिथ ऑफ योर्स इज गोना बर्स्ट एज सून एज वी एंड अप स्टडिंग दिस चैप्टर। It is as much conceptual as physical chemistry. Even talking about this chapter, then except for the name of the scientist, जो कि मैं आपको ट्रिक से लर्न करवा दूंगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो लॉजिकली और कंसेप्चुअली एक्सप्लेन न किया जा सकता हो। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू स्टडी इनऑर्गेनिक इन अ मच साइंटिफिक एंड लॉजिस्टिक वे लाइक नेवर बिफोर। एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर ओनली, इसमें एक ऐसी लाइन दी गई है दैट टेक्स अस टू द मेन कोर कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। Periodic classification is a logical consequence of electronic configuration of atoms. इसका मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें एटम्स की लॉजिकली, अब लॉजिकली लिखने का मतलब है अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। एटमिक स्ट्रक्चर में प्रिंसिपल्स दिए थे ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के, जैसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमल मल्टीसिप्लिटी, और तीसरा होता है इनमें ऑफबाउ प्रिंसिपल। ये तीनों प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जब ईसी लिखी जाती है तो उसको लॉजिकली बोलते हैं लिखना। तो लॉजिकली जब ईसी लिखी जाती है एटम्स की, देन कंसीक्वेंटली यू आर एंडिंग अप डूइंग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ओनली। ये मतलब है इस लाइन का। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सच अ वे दैट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रीअकर और रिपीट देमसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसी को तो बोला जाता है ना पीरियोडिक, जब कोई चीज़ रिपीट करती है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। अब ये कैसे हो जाता है भाई कि हमने लिखी तो थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम्स की और हो गई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एटम्स की। तो ये आपको समझ में आएगा जब आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ लेंगे। इट स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटमिक नंबर। अब एटमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, एंड न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अगेन रिकॉल द कंसेप्ट्स ऑफ प्रीवियस चैप्टर एटमिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये कंसेप्ट बताया गया आपको। तो एटमिक नंबर इज इन शॉर्ट नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो लिखे जाते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटमिक नंबर दिया गया है, इट इज़ हेयर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स, एंड दैट्स हाउ दिस स्टेटमेंट इज कोइंसाइडिंग विद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो चैप्टर की शुरुआत में ही आपको एक मेजर कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट इसका एक्सप्लेन कर दिया गया है। एंड ये लाइन की इम्पोर्टेंस इतनी है, इसका आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक और बार रिपीट हो गई है ये सेम लाइन। तो सर्टेनली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, स्टेटमेंट फॉर्म में शायद आपसे पूछी जा सकती है कि ईसी का कंसीक्वेंस होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कंसीक्वेंस होती है ईसी की। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, ये आपको याद रहनी चाहिए ये। अब नाउ व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स? सो इन 1800 देर वर ओनली 31 एलिमेंट्स दैट वर नोन। तो ये नंबर आपको याद रखना है यहाँ पे। क्वेश्चन आया तो ऐसे नहीं आ सकता कि 31 एलिमेंट्स किस साल में नोन थे, ऐसे उल्टा क्वेश्चन नहीं आएगा। साल नहीं पूछा जाएगा आपको, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 1800 में कितने एलिमेंट्स नोन थे इस साल तक। तो 31 एलिमेंट्स नोन थे। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूँ कि 30 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ, उनका कौन से एलिमेंट्स होते हैं 30 तक। 30 जिंक होता है, एंड एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन से जिंक तक आपको याद होने चाहिए, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ। तो उसमें से एक ही आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा करना है, तो 31 होते हैं जो 1800 तक मिल गए थे, खोजे जा चुके थे। तो 31 एलिमेंट्स थे नॉन 1800 तक। अब 1865 आते आते ये मोर देन डबल हो गए 263।
अब 31 का डबल होता है 62, अगेन एक ऐड कर दीजिए यहाँ भी, तो 63 थे नॉन टिल 1865। तो ये मैंने दोनों नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स याद रखने बताया आपको विद द ईयर ऑफ देयर डिस्कवरी। एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन, दिस इज नॉट ट्रू, दैट्स वाई आई हैवंट हाईलाइटेड दिस लाइन। सारे के सारे 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। इसी चैप्टर में हम देखेंगे इवन 101 से 118 तक के एलिमेंट्स, उनके नाम कैसे लर्न करने हैं, ट्रिक से, वो भी हम देखेंगे। तो सर्टेनली सारे डिस्कवर हो गए हैं, ये आउटडेटेड लाइन है। Of them, recently discovered elements are man-made. Now, man-made elements are artificial and उनको radioactive elements भी बोला जाता है। सो प्रकृति में नेचुरली पाए जाने वाले एलिमेंट्स ऑलरेडी बहुत पहले डिस्कवर हो चुके थे। अभी जो रिसेंटली डिस्कवर होते हैं वो मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 94 होते हैं नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। ये इसी चैप्टर में आएगा, नंबर याद रखना है आपको, जब आएगा तब देख लेंगे कैसे याद रखना है। With such a large number of elements, it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements and the innumerable compounds individually. तो ये नीड ऑफ क्लासिफिकेशन पे लाइट डाली गई है इस पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स 94 तो नेचुरली अकरिंग है, एंड आप अभी जानते हैं कि 118 हो गए हैं। इन सब एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को इंडिविजुअली पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एंड साइंटिस्ट को ये समझ आ चुका था, तो उन्होंने सिमिलर एलिमेंट्स को, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ क्लासिफाई करना शुरू कर दिया, जिससे कि अगर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी उन्होंने पढ़ ली तो उससे सिमिलर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे की प्रॉपर्टीज वो जान जाएंगे। To ease out this problem, scientists search for a systematic way to organize their knowledge by classifying the elements. तो ये आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन दी गई है। इट्स अ सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज द नॉलेज गेन्ड बाय साइंटिस्ट। तो ये आप याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है यार। एंड ऊपर आपको रीजंस दिए गए हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते। तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ से बन गए, बोर्ड्स में आ सकते हैं, नीट में बहुत कम चांसेस हैं इनसे बन जाए अगर ऑप्शनल क्वेश्चन कोई। Not only that, it would rationalize the known chemical facts about the elements, but even predict the new ones. सो क्लासिफिकेशन के यूजेस क्या है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। राशनलाइज हो जाएंगे नॉन केमिकल फैक्ट्स एलिमेंट्स के। राशनलाइज होने का क्या मतलब है? Rationalize means to relate chemical facts about one element to the other elements, and it also helps us to place elements with similar properties together, and it even helps us to predict new ones. तो क्लासिफिकेशन हमें सिखाती है प्रॉपर्टीज़ को एलिमेंट से एसोसिएट करना, यानी किन एलिमेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें क्लासिफिकेशन बताती है, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को प्लेस करते हैं ना टुगेदर। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिखाती है, प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स को देखना, क्लासिफिकेशन सिखाती है। अब प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम नए एलिमेंट्स भी बना सकते हैं क्लासिफिकेशन के द्वारा ही। ये कहलाता है डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स बाय क्लासिफिकेशन टू प्रिडिक्ट द न्यू वंस। ये बात बताई गई है कि क्लासिफिकेशन इसमें भी हेल्प कर सकती है। एंड इवन ये आगे दिखाया गया है कि मेंडलीव ने डिस्कवर कर दिए थे क्लासिफिकेशन के आधार पर, नए एलिमेंट्स खोज दिए थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम तक। तो डेफिनेटली ये एक यूज़ होता है, हो सकता है फ़ायदा हो सकता है क्लासिफिकेशन का, टू प्रिडिक्ट द न्यू वंस एंड राशनलाइज द नॉन केमिकल फैक्ट। तो यहाँ तक हमने देखा कि क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत है और क्या क्या फ़ायदे हमें मिल जाएंगे अगर हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को। अब आगे आपको गिवन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जितने भी
हमारे पास प्रपोजल आए थे शुरुआत में, उसकी हिस्ट्री गिवन है, यानी इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। Dabereiner was the first to propose a classification model, and he noted a similarity among physical and chemical properties of several groups of three elements, जिसको triads बोला जाता है. Of course, tri means three, तो a group of three elements having similarities and properties उसको triad बोला है Dabereiner ने. एंड इसको लॉ ऑफ ट्रायड बोला जाता है, नीचे आता है. तो क्या है होता है इसमें, देखिए. In each case, he noticed that middle element of each of the triads had atomic weight about halfway the between of atomic weights of the other two. Also, the properties of the middle element were in between those of the other two members. तो यही इसका मेन फीचर है इस लॉ ऑफ ट्रायड्स का, कि जो दो एलिमेंट्स होते हैं कॉर्नर्स पे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका एवरेज होती है मिडल वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़. एटॉमिक वेट यहाँ पे इस टेबल में आपको गिवन है, टेबल 3.1. लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों, ध्यान रखिए दोनों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. प्रॉपर्टीज़ गिवन है तो दोनों मान के चलिए कि केमिकल और फिजिकल दोनों होंगी. अब टेबल 3.1 है एटॉमिक वेट्स के बारे में. ये लॉ ऑफ ट्रायड्स है ना, तो इससे आपको याद रह जाएगा कि ये तीन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे लागू होता है. ऑफ कोर्स सब पे लागू नहीं होता, इसलिए ही तो इसके बाद दूसरे पीरियोडिक लॉज की ज़रूरत पड़ी. सो तीन कौन से ग्रुप्स हैं, पहला है एल्कली मेटल्स, फिर है एल्कलाइन अर्थ मेटल, और तीसरा है हेलोजन्स. इन तीन ग्रुप्स पे वैलिड होता है लॉ ऑफ ट्रायड्स. एंड एल्कली मेटल्स को याद रखना आसान है, क्योंकि ये शुरुआत से ही शुरू होते हैं, लिथियम से शुरू होता है एल्कली मेटल, और सोडियम पोटेशियम. तो इनमें इन तीन पे वैलिड होता है लॉ ऑफ ट्रायड्स, क्योंकि शुरुआत ही हो रही है लिथियम से, वो ही तीनों लिए गए हैं, तो इनको याद रखना आसान है. यहाँ नहीं आसान है याद रखना एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. यहाँ उनकी शुरुआत होती है, बेरिलियम और मैग्नीशियम थे, लेकिन यहाँ कैल्शियम से स्टार्ट किया गया, कैल्शियम से स्ट्रोंटियम बैरियम, इन पे वैलिड है लॉ ऑफ ट्रायड्स. एंड उसी के आगे है हेलोजन्स, जो फ्लोरीन से स्टार्ट नहीं होते हैं फ्लोरीन से हेलोजन, लेकिन यहाँ फ्लोरीन से नहीं हो रहा, क्लोरोब्रोमोआइडो क्लोरीन से स्टार्ट हो रहा है. तो ये आपको याद रखना है कि कौन से तीन एलिमेंट्स हैं जिन पे लॉ ऑफ ट्रायड्स लागू हो रहा है. तो मिडल एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल में है स्ट्रोंटियम Sr, एंड हेलोजन्स में मिडल एलिमेंट है Br ब्रोमीन. तो Sr और Br मिडल एलिमेंट है, Rr आ रहा है दोनों में. इससे आपको याद हो जाएगा कि कौन से तीन एलिमेंट्स हैं. तीन ग्रुप्स कैसे याद रखने हैं, तीन एलिमेंट्स कैसे याद रखने हैं, ये दोनों बातें मैंने बता दी आपको. Since Daberiner's relationship referred to as law of triads seem to be work only for a few elements, आपको दिखाया मैंने सिर्फ तीन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे वैलिड है. सो टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए, लेकिन होते हैं टोटल 118. तो बाकी सब की प्रॉपर्टीज का क्या होगा, दैट्स वाई इट वाज डिसमिस्ड एज अ कोइंसिडेंस. तो एक सिर्फ एक कोइंसिडेंस था ये, कि 118 में से सिर्फ 9 एलिमेंट्स पे वैलिड हो रहा है यार. सो एज अ कोइंसिडेंस इसको डिसमिस कर दिया गया कि भाई ये तो ऐसे ही हो सकता है, तुक्का लग गया तुम्हारा, ये कोई लॉ वा नहीं है, नेचर का लॉ नहीं है ये, क्योंकि बहुत थोड़े एलिमेंट्स पे लागू हो रहा है. तो दैट्स वाई इट गॉट डिसमिस्ड. उसके बाद आए कनकोर्टीज. ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स एंड मेड अ सिलेंड्रिकल टेबल. तो सिलेंड्रिकल टेबल आपको याद रह जाएगा कनकोर्टीज से. कनकोर्टीज सी से स्टार्ट होता है, सिलेंड्रिकल टेबल भी सी से. ही आल्सो अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स. अब जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसमें जाके आता है एटॉमिक नंबर. उससे पहले जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं सब ने एटॉमिक वेट्स का ही क्राइटेरिया लिया है टू अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो ये भी जो पीरियोडिक लॉ आया था कनकोर्टीज़ का, ये भी इट डिड नॉट गेन मच अटेंशन. एंड रीज़न बहुत साफ है यार, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अब मैंने आपको बता दिया है, उसमें एटॉमिक नंबर आता है, लेकिन इन सब साइंटिस्ट ने एटॉमिक वेट्स क्राइटेरिया लिया, जो कि ऑफ कोर्स सही नहीं है.
एटॉमिक नंबर क्यों सही होता है ये भी आगे जाके हमें पता लगेगा। तो अभी के लिए याद रखिए कि एटॉमिक नंबर होना चाहिए क्योंकि एटॉमिक वेट है, सो दैट्स व्हाई इट डिड नॉट गेन मच अटेंशन। इसके बाद भी लॉज आए। तीसरा आया फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो कि न्यूलैंड्स ने दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। एक्चुअली ये ला तीसरा नहीं था, प्रपोजल तीसरा था। ला तो दूसरा ही है, पहला ला हमने पढ़ा लॉ ऑफ ट्रायड्स और दूसरा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तीसरा प्रपोजल था ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। सो इसमें व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स अगेन, then every eighth element has similar properties to that of the first elements, and this relationship was just like every eighth note resemble the first in octaves of music। तो सात सुर होते हैं, आप जानते हैं, सारे गामा पा धा नी सा। तो सा से पहला होता है और फिर एट्थ आता है दोबारा सा, तो पहला सुर सातवें से रिजेंबल करता है। वही यहाँ पे यूज़ किया है न्यूलैंड्स ने कंसेप्ट कि फर्स्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट्स के सिमिलर होती हैं। बट दिस लॉ वाज अगेन वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली। अब ये आपको याद रखना है कि कौन से एलिमेंट तक वैलिड था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये दूसरा लॉ है, मैंने आपको बताया पहला लॉ ऑफ ट्रायड्स था, दूसरा फिर आया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो दूसरे से 2 नंबर याद होना चाहिए आपको और उसके आगे सिर्फ 0 लगा दीजिए तो 20 हो जाएगा, एंड 20 होता है एटॉमिक नंबर कैल्शियम का। तो ऐसे आपने याद रखा कि कैल्शियम तक वैलिड था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। एंड इसके लिए अवार्ड भी मिला था एक न्यूलैंड्स को, डेवी मेडल जिसको बोला जाता है। अब आपने 7 सुर समझे इसमें, और सुर की देवी होती है सरस्वती और सरस्वती होती है देवी, तो दैट्स वाई इनको देवी मेडल मिला था, ऐसे आप याद रखते हैं ये। पीरियोडिक लॉ एज वी नो टुडे ओज इट्स डेवलपमेंट टू मेंडलीव एंड लोथर मेयर। सो मेंडलीव और मेयर की वजह से पीरियोडिक लॉ जो आज हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसकी शुरुआत हुई थी, नींव रखी गई थी इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा इंडिपेंडेंटली। ये वर्ड मत भूलिएगा, पिछले चैप्टर में भी आता है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में। 2 साइंटिस्ट कौन से थे, हीजनबर्ग और इरविन स्क्रोडिंगर, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवरी की थी क्वांटम मैकेनिक्स की। ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। उसी की तर्ज पर यहाँ भी थ्योरी में दी है कि मेंडलीव और मेयर ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था द पीरियोडिक लॉ। सो याद रखिए 2-2 चैप्टर में आपको ऐसा थ्योरी का सीन देखने को मिलता है इंडिपेंडेंटली का। सो दे प्रपोज्ड दैट अरेंजिंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, अगेन ये भी पीछे रह गए, तभी तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की ज़रूरत पड़ी जहाँ पे एटॉमिक नंबर आता है। तो इन दोनों का भी जो लॉ है ऑफ कोर्स उसमें कमियां पाई जाएंगी क्योंकि एटॉमिक वेट्स यूज़ किया है इन्होंने। एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सिमिलैरिटी मिलेगी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एट रेगुलर इंटरवल्स, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज आर रेगुलर इंटरवल्स। मेयर प्लॉटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट एंड ऑब्टेन्ड अ पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न। अब मेयर ने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ली थी, इसीलिए ही इनका लॉ थोड़ा पीछे रह गया था मेंडलीव से। आगे आप पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की नींव रखी गई थी मेंडलीव के द्वारा, ना कि मेयर। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि मेंडलीव ने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ स्टडी की थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी की थी, मेयर ने करी थी सिर्फ फिजिकल, इसलिए इनका थोड़ा पीछे रह गया था लॉ। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या है, ये मैं पिछले चैप्टर, पिछले नहीं एक्चुअली पहला चैप्टर तो था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगा। अनलाइक न्यूलैंड्स, मेयर ऑब्जर्व अ चेंज इन लेंथ ऑफ दैट रिपीटिंग पैटर्न। तो न्यूलैंड्स क्या जो पैटर्न था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, उसमें चेंज नहीं हो रही थी लेंथ की। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दूसरा एलिमेंट्स की अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो 10वें से रिलेट करेंगी, 2 के 8 एट्थ एलिमेंट होता है ना, तो फिर 10वें की फिर 18वें से करेंगी। तो ऐसे था, चेंज नहीं हो रही थी लेंथ,
इक्वल इंटरवल ऑफ 7 एलिमेंट्स बीच में ये फिर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, यानी लेंथ चेंज नहीं हो रही थी। 1 से 8 और फिर 8 से 16 ऐसे करके इस लेंथ नहीं चेंज हो रही थी इस पैटर्न की, लेकिन यहाँ पे चेंज हुई लेंथ। एंड आप रिलेट कर पाएंगे इसको जब आप पढ़ लेंगे पीरियोडिक टेबल को पूरा, कि ऐसे चेंज हुई थी लेंथ। इन्होंने काफ़ी हद तक पहुंच गए थे ये दोनों, मेयर और मेंडलीव, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट तक। देखिए 2 8 8 ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स। ये 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड के अंदर 8, और ऐसे करके 7th पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे चेंज कर रही है ना लेंथ पैटर्न की, पहले में 2, फिर 8 8 फिर 18 हो गए। तो इस चेंज ऑफ लेंथ ऑफ रिपीटिंग पैटर्न की यहाँ पे बात हो रही है। एंड ऑफ कोर्स ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आता है, तो ये ऑफ कोर्स क्लोज पहुंच गए थे काफ़ी उस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के। मेयर हैड डेवलप्ड अ टेबल ऑफ द एलिमेंट्स दैट क्लोजली रिजेंबल द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ऑफ कोर्स अरेंजमेंट तक जब पहुंच गए थे ये 2 8 8, ये जो अरेंजमेंट है 18 18 32 32, जब इस अरेंजमेंट तक जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आती है इस वक्त पहुंच गए थे, तो ऑफ कोर्स टेबल भी इन्होंने बना ही ली होगी, वही बात आपको बताई है। हाउएवर हिज वर्क was not published until after the work of Mendeleev, the scientist who is generally credited with the development of modern periodic table. So मेयर का जो वर्क था वो मेंडलीव से पहले पब्लिश नहीं किया गया था, मेंडलीव का पहले पब्लिश हुआ था वर्क, दैट्स वाई उनको क्रेडिट दिया जाता है, मेंडलीव को क्रेडिट दिया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ना कि मेयर को। तो एक तो ये रीजन था कि पहले पब्लिश हुआ था मेंडलीव का वर्क, और दूसरा ये रीजन था कि काम भी बहुत ज़बरदस्त था मेंडलीव का मेयर से। मेयर ने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को प्लॉट किया था 2 एटमिक नंबर, लेकिन मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इंक्लूड की थी, और फिजिकल और केमिकल बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड की थी, आगे पढ़ने वाले हम। वाइल डाबेराइनर इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ पीरियोडिक रिलेशनशिप, हम पढ़ चुके हैं पहला पीरियोडिक लॉ डाबेराइनर ने ही दिया था, लॉ ऑफ ट्रायड्स। It was Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law for the first time, and it states that it is Mendeleev periodic law. The properties of elements are a periodic function of their atomic weights। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी गई है, तो समझ जाइए दोनों हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटमिक वेट्स का, यानी जैसे जैसे एटमिक वेट वैरी करता जाता है एलिमेंट्स का, वैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ वैरी करती हैं। ये होता है पीरियोडिक फंक्शन का मतलब। अब यहाँ पे एटमिक वेट्स आया है, ये है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। आगे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मॉडर्न में आता है एटमिक नंबर, क्योंकि एटमिक नंबर इज़ अ मोर फंडामेंटल क्वांटिटी दैट वेरीज अलोंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ज़्यादा फंडामेंटल होती है वो, आगे पढ़ेंगे इसको। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप्स। तो ये ग्रुप्स जो होते हैं, फैमिलीज भी बोला जाता है इनको, ग्रुप्स और पीरियड्स, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी बन गए थे। वहीं आपको बताया गया है कि ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तभी तो एक ग्रुप में रखा गया है उनको। His periodic table classification system was more elaborate than that of Lothar Meyer। तो तभी तो क्रेडिट दिया जाता है मेंडलीव को, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के आने का क्रेडिट। पिछला स्टेट में पढ़ी ना हमने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्रेडिट मेंडलीव को दिया था, तभी तो दिया जाता है कि मोर इलेबोरेट थी इनकी। कैसे इलेबोरेट थी वो भी नीचे बताया गया है। ही यूज्ड ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो वही मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी लिया, और ज़्यादा इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की भी ब्रॉडर रेंज ली एज़ कंपेयर टू मेयर, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ यूज़ की इन्होंने। Mendeleev particularly relied on the similarity in the empirical formula and properties of the compound formed by the elements। तो इन पर्टिकुलर भी आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, स्पेसिफिकली मेंशन की गई हैं, तो याद रखनी है आपको इनको।
तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी मेंडलीव ने। उनमें से फिजिकल होंगी एम्पेरिकल फॉर्मूला और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड। He realized that some of the elements did not fit in with the scheme of classification if the order of atomic weight was strictly followed. Then he ignored the order of atomic weights, thinking that the atomic measurements might be incorrect and placed the elements with similar properties together. अब ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ करी मेंडलीव ने कि जो उसने मेन क्राइटेरिया लिया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए एलिमेंट्स के कि एटमिक वेट्स के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया था, उसको ही उसने इग्नोर कर दिया जो मेन क्राइटेरिया लिया था। एंड इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी टू द सिमिलैरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो रही थी उनको एक साथ रखा, इसके बजाय कि उनको एटमिक वेट्स के ऑर्डर में अरेंज करने के बजाय। तो ये उनका एक प्लस पॉइंट था क्लासिफिकेशन में, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसमें भी प्रॉपर्टीज़ तो आती ही हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन एटमिक वेट नहीं आता, उसकी जगह एटमिक नंबर आता है। तो एटमिक वेट को इग्नोर कर दिया था मेंडलीव ने एंड प्रॉपर्टीज़ को पकड़े रखा था, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को। इसलिए ही उनका जो पीरियोडिक लॉ था वो ज़्यादा पॉपुलर हो पाया, ज़्यादा करेक्ट हो पाया टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एटमिक वेट्स को पीछे रख दिया था, इग्नोर कर दिया था इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, आयोडीन विद लोअर एटमिक वेट देन दैट ऑफ टेल्यूरियम वाज प्लेस्ड इन अलोंग विद द फ्लोरीन। तो आयोडीन हम अब जानते हैं कि हैलोजन फैमिली का मेंबर होता है और फ्लोरीन के साथ आता है। ऐसा ही किया मेंडलीव ने, क्योंकि प्रॉपर्टीज सिमिलर थी आयोडीन की फ्लोरीन के साथ, तो उसको फ्लोरीन के अलोंग ग्रुप में प्लेस कर दिया गया, एक्सेप्ट बजाय इसके कि टेलूरियम की जगह उसको रखा जाए। अब क्योंकि उसका वेट कम था तो टेलूरियम के साथ एस ब्लॉक सल्फर फैमिली के अंदर ऑक्सीजन फैमिली जो होती है 16th ग्रुप, उसमें प्लेस करना चाहिए था, क्योंकि इससे पीछे होता है, इसका वेट आयोडीन का कम होता है टेलूरियम से। ये एक एक्सेप्शन है, बहुत अच्छा है ये। जब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे वहाँ भी आएगा कि इवन दो आयोडीन का वेट कम होता है तब भी उसको आगे प्लेस किया गया टेलूरियम से, क्योंकि फ्लोरीन के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी। वही मैंने बोला कि एटमिक वेट को इग्नोर किया एंड प्रॉपर्टीज़ को प्रायोरिटी बनाया मेंडलीव ने। यही बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रह गया इनका। तो ये आयोडीन और टेलूरियम का सीन हम तब भी देखेंगे जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे मेंडलीव की। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं इसको यहीं तक। He proposed that some of the elements were still undiscovered and therefore left several gaps in the table. For example, both gallium and germanium were unknown at that time. तो वही मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन का बेनिफिट्स क्या होता है, पीछे मैंने आपको बताया था। डिस्कवरी भी हो जाती है अननोन एलिमेंट्स की, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जान जाते हैं आप, पीरियोडिक रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ जान जाते हैं। तो आपको अगर पहले आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पता है तो सीक्वेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ होंगी आगे आने वाले एलिमेंट्स की। वही मेंडलीव ने किया है यहाँ पे। He left the gap under aluminium and a gap under silicon called एका aluminium and एका silicon। अब ये आपको एका का मीनिंग पता होना चाहिए। एका का मतलब होता है उससे आगे वाला एलिमेंट। ऑफ कोर्स ये दिए गए हैं एल्यूमिनियम और सिलिकन के लिए। एल्यूमिनियम के पीछे जो आता है बोरोन और सिलिकन के पीछे जो आता है कार्बन। ऑफ कोर्स बोरोन एंड कार्बन फैमिलीज़ के अंदर, लेकिन बोरोन और कार्बन तो बहुत पहले आते हैं ना। 5 होता है एटॉमिक नंबर बोरोन का और 6 होता है कार्बन का। जो दिए तो बहुत पहले ही डिस्कवर हो चुके होंगे। मेंडलीव ने कहाँ डिस्कवर किया हुआ इनको? तो 31 एलिमेंट्स तो मेंडलीव तो बहुत पहले डिस्कवर हो गए थे 1800 के अंदर। तो मेंडलीव ने इनको डिस्कवर नहीं किया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एका का मतलब बाद होता है, जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है। सिलिकन के नेक्स्ट का होता है जर्मेनियम और एल्यूमिनियम का नेक्स्ट होगा गैलियम। तो ये दोनों स्टैंड करते हैं एका के लिए, गैलियम और जर्मेनियम। नॉट बोरॉन एंड कार्बन। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं हो सकते वो।
तो एक का एल्यूमिनियम होता है गैलियम एंड एक का सिलिकॉन होता है जर्मेनियम. He also described the physical properties of these elements, general physical properties. Existence का तो पता लगा ही लिया था गैलियम और जर्मेनियम की मेंडलीव ने, लेकिन उनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी बताया था, जो कि इस टेबल में गिवन है नीचे, टेबल 3.3. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड क्लोराइड है, ऑफ कोर्स ये एग्जैक्ट मोलिकुलर फॉर्मूलाज हैं. पीछे एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात की थी हमने कि वो यूज़ किया था मेंडेलीव ने, लेकिन बात तो एक ही है ना यार, फॉर्मूला ही है, चाहे एम्पेरिकल और मोलिकुलर हो. याद आपको ये रखना है यहाँ पे कि दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की थी मेंडलीव ने इन दो एलिमेंट्स की. तो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और एटॉमिक वेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं. तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं तीनों को. तो यहाँ पे पता लगाना ये ज़रूरी था कि फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड क्लोराइड ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही होते हैं. अब ये प्रिडिक्ट कर लिए थे मेंडलीव ने. एग्जैक्टली नंबर आपको याद नहीं रखने हैं यहाँ पे, एक क्वालिटेटिव आइडिया होना चाहिए आपको. सो फेयरली क्लोजली प्रिडिक्ट किया था मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज़ को इन एलिमेंट्स की. जैसे देखिए यहाँ पे एटॉमिक वेट दिया हुआ है एक्का एल्यूमिनियम यानी गैलियम का, जो कि प्रिडिक्ट किया था 68 एंड 70 होता है एग्जैक्टली. तो कितना क्लोज प्रिडिक्ट किया था. और यहाँ पे देखिए जर्मेनियम का 72 प्रिडिक्ट किया और पाया गया 72.6. तो कितना क्लोज था उसका प्रिडिक्शन, ये आपको इस टेबल से याद रखना है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं याद रखनी है. इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट जो गैलियम का प्रिडिक्ट किया था मेंडलीव ने, लो प्रिडिक्ट किया था, और ये यहाँ पे गिवन है इसका गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है. आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि गैलियम मेटल होते हुए इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो इवन मेटल होते हुए भी इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये एक्सेप्शन होता है गैलियम. एंड हाई प्रिडिक्ट किया था जर्मेनियम का मेल्टिंग पॉइंट, एंड यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा हाई है, 1231 हाई इसका होता है. इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि कार्बन आता है इस कार्बन फैमिली के अंदर, पहला मेंबर है. एंड कार्बन का एलोट्रोप होता है डायमंड, जो कि हाईएस्ट जिसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसी फैमिली के अंदर आता है ये. तो दैट्स वाई इसका हाई होगा मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे याद रह जाएगा आपको. और फॉर्मूलाज भी गिवन है आपको क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स के, ये एग्जैक्ट ही प्रिडिक्ट कर दिया ये तो फॉर्मूलाज तो उसने. एंड किन एलिमेंट्स के जब ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं तो कैसे फॉर्मूलाज बनते हैं उनके, ये भी हम सीखने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर. तो यहाँ तक हमने कर लिया. द बोल्डनेस ऑफ मेंडलीव्स क्वांटिटेटिव प्रिडिक्शंस एंड देयर इवेंचुअल सक्सेस मेड हिम एंड पीरियोडिक टेबल फेमस. तो क्वांटिटेटिव प्रिडिक्शन की थी उन्होंने, ऑफ कोर्स दिख रहा है आपको टेबल में, 68 प्रिडिक्ट किया था. क्वांटिटी प्रिडिक्ट की ना, एटॉमिक वेट की 72 प्रिडिक्ट किया. इवन डेंसिटी की भी क्वांटिटी प्रिडिक्ट की थी उन्होंने. तो बोल्डनेस थी उनकी ये, उनके एक्सपेरिमेंट्स की बोल्डनेस, दैट ही प्रिडिक्टेड क्वांटिटेटिवली the predictions regarding the properties of elements, and that's how his periodic table got famous. तो ये बात आपको यहाँ पे बताई है. ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल. इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें लर्न नहीं करनी है, कुछ एक चीज़ें हैं. एक तो ये है जो मैं थ्योरी में आपको बता चुका हूँ कि आयोडीन का देखिए मोलर मास या एटॉमिक मास कम होता है एज़ कम्पेयर टू टेल्यूरियम. इवन दो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, आयोडीन का एक ज़्यादा होता है ना, तुरंत बाद आ रहा है. तो लेकिन एटॉमिक जो मास नंबर है इसका, एटॉमिक मास, वो कम है. तो ये याद रखना आपको, बढ़िया एक्सेप्शन है ये. एंड थ्योरी में बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि आयोडीन को क्यों रखा गया है आगे इससे. सो एग्जैक्टली नंबर्स आपको याद नहीं रखने इस एटॉमिक मास के, सिर्फ इतना याद रखिए कि कम होते हुए भी आगे प्लेस किया गया आयोडीन विद द अदर हैलोजन्स. एक और चीज़ है इसमें,
हाइयर सलाइन ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, आपको ये याद रखना है। तो इसमें जितने भी ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो आर है, दिस वी आर कंसिडरिंग टू बी अ मेटल, क्योंकि मेटल्स की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है व्हेन दे कंबाइन विद नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइयर सलाइन ऑक्साइड्स कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हैं। तो +3 तक आपने देखा तो लोअर है ना, तो हाइयर तो नहीं हुआ ये। 4 से लेकर 7 तक होते हैं सलाइन ऑक्साइड्स, हाइयर सलाइन ऑक्साइड्स। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से हाइयर सलाइन ऑक्साइड्स है। अब एक और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +8 भी है, तो ये नहीं है सलाइन, हाइयर सलाइन ऑक्साइड। ये आपको कैसे याद रहेगा, तो ये सलाइन से आपको याद रहेगा, सलाइन में एस आ रहा है ना, तो 7 तक हाइयर सलाइन ऑक्साइड्स हैं। ये आपको याद रखना है। 3 नहीं है क्योंकि 3 छोटी है ना, 1 2 3 ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, हाइयर नहीं है। 4 से शुरुआत होती है और 7 तक ख़त्म हो जाती है, ये सलाइन तक आपको सलाइन से याद रखना है। उसके बाद हाइयर गैसियस हाइड्रोजन कंपाउंड्स दिए हुए हैं, यहाँ आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से लर्न करने की, क्योंकि दीज आर द ओनली पॉसिबल ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स दैट कंबाइंस विद हाइड्रोजन इंडिविजुअली। +1 हो सकती है, +2 या 4। इसके अलावा मेटल की कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती +4 से ज़्यादा। इसका रीज़न क्या है ये हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, जहाँ हम फ्लोरीन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं कि क्यों एक सर्टेन नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही फॉर्म कर सकते हैं फ्लोरीन ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक्चुअली, और ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा बॉन्ड्स बना सकता है फ्लोरीन से। तो जहाँ फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वहीं ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों सिर्फ +4 तक ही हाइड्रोजन कंपाउंड्स बना सकता है मेटल्स के साथ कंबाइन करके। तो दीज आर द ऑल पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ अ मेटल दैट कैन कंबाइन विद हाइड्रोजन इंडिविजुअली, +1 से लेके +4। तो इसमें कुछ याद रखने लायक नहीं है। तो ये थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सिर्फ इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। When Mendeleev developed his periodic table, chemists knew nothing about the internal structure of atom. अब ये आपको ऐसे याद रहेगा कि अगर इंटरनल स्ट्रक्चर उनको पता होती है एटम की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनको पता होते, प्रोटॉन्स पता होते तो एटमिक नंबर पता होता, और एटमिक नंबर पता होता तो वो यूज़ करते एटमिक नंबर एज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज इंस्टेड ऑफ एटमिक मास, जो कि सारे के सारे एटमिक वेट यूज़ किया था पिछले सारे साइंटिस्ट ने। तो ऐसा नहीं करते वो, तो इसलिए ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि पता ही नहीं था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं एटम के अंदर। It was Henry Moseley only who observed regularities in the characteristics of X-ray spectra of the elements. He plotted a plot of under root of frequency of X-rays emitted against atomic number and gave a straight line, and not the plot of frequency versus atomic mass. तो हेनरी मूसले ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ये आपको ऐसे याद रहेगा क्योंकि इन्होंने प्लॉट की थी अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज से आपको हेनरी याद आना चाहिए, तो हर्ट्ज से हेनरी मूसले ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसे याद रखना है। ही ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा। अब स्पेक्ट्रा क्या होता है, एटमिक स्पेक्ट्रा, ये पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया जा चुका है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जैसे किसी इंसान के लिए कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके फिंगरप्रिंट्स, वैसे ही किसी एटम या एलिमेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका एटमिक स्पेक्ट्रा। सिर्फ इतना जानिए अभी के लिए, डिटेल के लिए आप एटमिक स्पेक्ट्रा देख सकते हैं पिछले चैप्टर में। तो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट एटमिक नंबर गेव अ स्ट्रेट लाइन, यानी रिजल्ट्स इस एक्सपेरिमेंट में तभी मिले जब एटमिक नंबर प्लॉट किया गया फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट एंड नॉट द एटमिक मास। इससे हमें पता लगा कि एटमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट देन इट्स एटमिक वाट मास। तो यहाँ से शुरुआत हुई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ कि एटमिक नंबर ज़्यादा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट के लिए। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ
therefore accordingly modified to modern periodic law, which can be stated as physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अब यूजेस क्या थे, फ़ायदे क्या क्या हुए भाई ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आने के बाद, वो देखिए यहाँ पे। द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इम्पोर्टेंट अनालॉजीज अमंग 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, Neptunium and plutonium like actinium and protoactinium are also found in the pitch blende ore of uranium। अब सबसे पहले तो इसमें ये देखिए कि पीरियोडिक लॉ आने का या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने का फ़ायदा क्या हुआ। सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि एनालॉजीज मिल गई हमें, रिलेशंस मिल गए नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में। ये हमने पीछे जो 2 पॉइंट्स पढ़े थे ना बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उन्हीं को रिपीट किया गया है यहाँ पे। पहला देखिए एनालॉजीज मिली, यानी पहला जो पॉइंट था वहाँ पे रैशनलाइज द केमिकल फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट्स, यानी रिलेशन ऑफ केमिकल फैक्ट्स, एक एलिमेंट दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, रिलेशन यानी एनालॉजीज उसको यहाँ पे बोला गया है, तो वो पहले पता लगा। दूसरा वहाँ पे जो पता चीज़ लगी थी, बेनिफिट था क्लासिफिकेशन का, इट वाज प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स, वो यहाँ पे गिवन है। Other thing it stimulated was the creation of artificially produced short-lived elements। तो वही यहाँ पे बोला गया है, उसी लाइन को दूसरे शब्दों में यहाँ पे बोला गया है कि रैशनलाइज द केमिकल फैक्ट्स, यानी एलिमेंट्स के रिलेशंस प्रॉपर्टीज़ के वहाँ पे बताया गया पहला, और दूसरा था प्रिडिक्ट द न्यू वंस, और यहाँ पे अनालॉजीज अमंग द एलिमेंट्स और क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस शॉर्ट लिव एलिमेंट्स, यानी प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स। तो उन्हीं दो चीज़ों को यहाँ पे रिपीट किया गया है। अब नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 94 होते हैं, इसे एन से आप याद रख सकते हैं। एन में नेचुरली में आता है सबसे पहले एन, और 94 में भी एन आ रहा है, तो 94 थे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है इस पैराग्राफ में, पिच ब्लेंड एक और होता है यूरेनियम का, और क्या होता है ये हम पढ़ेंगे मेटालर्जी चैप्टर में, क्लास 12 केमिस्ट्री। यूरेनियम का और होता है, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए आप इसको। ब्लेंड जिसके पीछे वर्ड जुड़ गया, ये सल्फाइड के लिए यूज़ होता है, वहाँ हम पढ़ेंगे मेटालर्जी चैप्टर में जिंक ब्लेंड, तो जिंक सल्फाइड हो गया जिंक ब्लेंड। पिच ब्लेंड यूज़ किया गया है यूरेनियम के ओर के लिए। एंड इसमें क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये भी आपको याद रखना है। यूरेनियम का एटमिक नंबर होता है 92। एटमिक स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज करते टाइम मैंने आपको बताया था कि कैसे याद रखना है ये। अब इससे पहले आते हैं एक्टीनियम 89 एंड प्रोटो एक्टीनियम 91। ये जो इससे पहले आते हैं एलिमेंट्स, ये तो पहले ही डिस्कवर हो चुके थे, इनके बारे में प्रॉपर्टीज़ पता थी। जब पीरियोडिक लॉ आया तो एनालॉजीज ये हमें पता लगी इन एलिमेंट्स के अंदर कि नेपटूनियम और प्लूटोनियम भी पाए जाते हैं पिच ब्लेंड के अंदर। इसका रीज़न ये है क्योंकि आसपास अक्कर करते हैं ये। यूरेनियम हमने देखा 92, नेपटूनियम होता है 93 एटमिक नंबर, और प्लूटोनियम होता है 94। तो इन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स के अंदर क्या एनालॉजीज थी ये हमें पता लगा पीरियोडिक लॉ के आने से। चिंता मत करिए, आपको भी याद हो जाएंगे ये एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे। एक्चुअली ये जो लैंथेनॉइड्स होते हैं ये एक्टीनियम के बाद शुरू होते हैं 90 से, इसलिए मुझे याद है। यूरेनियम मैंने याद रखा हुआ है, प्रोटो एक्टीनियम भी याद रखा हुआ है। पिछले चैप्टर में देखा हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी जब, कि प्रोटो एक्टीनियम से एफ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू होते हैं, इसलिए मुझे प्रोटो एक्टीनियम का भी याद है। तो ऐसे ऐसे करके याद हो जाएगा आपको। प्लूटोनियम 94 होता है, ये इसी पेज पे एक्चुअली देखिए यहाँ पे। तो ऐसे करके आपको भी याद हो जाएगा। कुछ कुछ तो आपको सीधे याद हो जाएंगे और कुछ उनके आसपास होते हैं वैसे याद हो जाएंगे।
यू मे रिकॉल दैट एटमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज। ये पिछले चैप्टर में देखा हमने, न्यूक्लियर चार्ज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रल एटम के अंदर ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इट इज़ दैन ईजी टू विजुलाइज दैट सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। अब रिपीट होगी वही लाइन, it is recognized that periodic lie is a consequence of the periodic variation in the electronic configuration। सेम लाइन दोबारा रिपीट हुई जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी इस चैप्टर के, which indeed determine the physical and chemical properties of the elements। ये है periodic function of properties। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, दोबारा नहीं टाइम लगाएंगे इसमें। numerous form of periodic tables have been devised from time to time। Some forms emphasize chemical reactions and valence, whereas the others stress the electronic configuration of the elements। तो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं पीरियोडिक टेबल की। हमारे जो थ्योरी है एनसीईआरटी में सिर्फ एक गिवन है, हमें सिर्फ वही याद रखना है। लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट चीज़ें शो करती हैं, शोकेस करती हैं पीरियोडिक टेबल की। जैसे केमिकल रिएक्शंस कुछ फॉर्म्स एक्सप्रेस करती हैं एलिमेंट्स की। ये केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता, केमिकल नेचर ही होता है किसी भी एक एलिमेंट के, वेदर इट इज़ रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव, मेटल है नॉन मेटल है, क्या चीज़ है, ये केमिकल रिएक्शन बताती है फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये भी हो सकती है, ये याद रखनी है आपको क्या क्या चीज़ें शोकेस करती है पीरियोडिक टेबल की डिफरेंट फॉर्म्स। दूसरा वैलेंसी भी शो करती है, वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसी चैप्टर में थोड़ी आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली लास्ट में आएगा ये वैलेंसी। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी शो कर सकती है। ये तो देखने ही वाले हैं हम पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो हमें गिवन है यहाँ पे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही लिखी हुई है डिटेल में डिफरेंट एलिमेंट्स की। Modern version or the so-called long form of the periodic table is the most convenient one and widely used। तो मॉडर्न वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है इसी से आप याद रखेंगे ये लॉन्ग फॉर्म है। मॉडर्न होता है लेटेस्ट और लेटेस्ट से आप याद रखेंगे कि लॉन्ग फॉर्म होती है ये, एंड इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट। ऑफ कोर्स अगर मॉडर्न है सबसे एडवांस है तभी तो मोस्ट कन्वीनियंट तभी तो है क्योंकि सबसे एडवांस है ये। हॉरिजॉन्टल रोज इन विच मेंडलीव कॉल्ड सीरीज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप्स और फैमिलीज। तो पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, ये आप जानते ही हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर और 18 ग्रुप्स और फैमिलीज़ होते हैं। फैमिलीज़ के अंदर रहने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, तभी तो सेम ग्रुप में उनको बोला गया है। फैमिली भी इसलिए यूज़ किया गया है, एक फैमिली के मेंबर एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, वैसे ही उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं एलिमेंट्स की जो एक फैमिली में है। IUPAC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स आर नंबर्ड नाउ फ्रॉम 1 to 18 रिप्लेसिंग द ओल्डर नोटेशन ऑफ मेंडलीव ने जो ओल्डर नोटेशन यूज़ की थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है नाउ IPSC के द्वारा, जब 1 से 18 यूज़ किए जाते हैं न्यूमरस वैल्यूज़ के अंदर। सो पहले जो नोटेशन थी वो भी आपको याद रखनी है क्योंकि रिटेन की गई है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी, ये भी यूज़ की जाती है, वो भी यहाँ पे लिखा गया है रिप्लेस की गई है लेकिन ऐसा नहीं है, आगे हम देखेंगे ये भी नोटेशन वहाँ पे एज इट इज़ है। तो 1A से लेके 7A तक पहले ये नोटेशन है, उसके बाद 8 है, फिर 1B से लेकर 7B है, देन 0 है। 0 तो ये जो ग्रुप है इसके अंदर नोबल गैसेस प्लेस की जाती हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप क्योंकि नोबल गैसेस नोबल होती हैं, उनकी रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 के अराउंड होती है, तो 0 से आप ऐसे याद रखेंगे कि नोबल गैसेस होंगे इसमें। अब एक चीज़ आपको सरप्राइज हो रहा होगा यहाँ पे कि 1A से लेके 7A रोमन में लिखा हो यहाँ पे, यानी 7 हो गए ये दोनों, उसके बाद 8 हो गया ये, यानी 8 हो गए 7, उसके बाद ये अलग हैं 1B से लेके 7B तक, 7 और 7 14 और 1 15,
और ये हो गया 16 ग्रुप जो हमारा है नोबल गैसेस का। अब इसमें आपको ये सरप्राइज हो रहा होगा कि ग्रुप तो 18 होते हैं भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये 17 ही कैसे रह गए, ये भी तो 18 होने चाहिए। तो इसका समाधान ऐसे होगा कि ये जो 8th ग्रुप लिया गया है रोमन के अंदर, इसमें 3 ग्रुप्स पाए जाते हैं ये 1 to 18 नंबर के अंदर। दैट्स हाउ यहाँ से पूरे हुए पूरे 18 ग्रुप्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप 8th ग्रुप जो रोमन के अंदर है उसके अंदर 3 ग्रुप्स इंक्लूड किए गए हैं, 8, 9th और 10th। ये नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना बहुत आसान है यार। 1A से लेकर 7A तक आते हैं हमारे ए वाले, उसके बाद 1B से लेकर 7B तक रहते हैं ये, और 0th ग्रुप में प्लेस किए जाते हैं नोबल गैसेस। तो बचा सिर्फ ये 8 थी, 1717 है, ये 8 थी बचा। और नंबर से कैलकुलेशन से आप पता लगा सकते हैं कि 8, 9, 10th ग्रुप्स होते हैं ये। याद रखिए कौन से ग्रुप्स हैं 8th ग्रुप के अंदर, जो मेंडलीव की नोटेशन थी। देर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स, मैंने बता ही दिया आपको। द पीरियड नंबर कोरिस्पोंड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाईएस्ट ये पिछले चैप्टर में भी बहुत बार देख चुके हैं हम, तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे इसको। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, सब्सिक्वेंट पीरियड्स कंटेन्स 8, 8, 18 एंड 32 एलिमेंट्स। तो 6 बता दिया आपको, मैं ऑलरेडी एक्चुअली बता भी चुका हूँ। 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट, इट इज़ अगेन इनकम्प्लीट नॉलेज। कंप्लीट हो चुका है भाई वो पीरियड, पूरे 118 एलिमेंट्स भरे जा चुके हैं, सारे आ गए हैं। And like the 6th period, it would have a theoretical maximum on the basis of quantum numbers 32 elements। तो किस पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये भी हमने निकालना सीखा था पिछले चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। nth shell have n number of सब shells एंड n स्क्वायर होता नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो 2n स्क्वायर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उतने ही किसी पीरियड के अंदर पाए जाएंगे, शेल के अंदर पाए जाएंगे एलिमेंट्स। तो ऐसे निकालते हैं ये। इन दिस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ 6th and 7th periods, lengthenoids and actinoids are placed सेपरेट पैनल्स एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बॉटम में प्लेस किए जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स क्यों प्लेस किए जाते हैं इसका भी रीज़न आगे दिया हुआ है। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, तो ये पूछा गया है बाकायदा 2020 के नीट के पेपर में। आपको एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं और नंबर बताना है आपको कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसकी ट्रिक भी मैंने यूज़ की है इसको याद रखने के लिए। इसकी शुरुआत करने से पहले हम ये नीचे एक बॉक्स देख लेते हैं जो हमने छोड़ दिया था पहले, इसके जिक्र भी मैंने किया था कि देखेंगे इसको। ग्लैन टी सीबोर्ग्स वर्क इन द मिडल ऑफ द 20th century स्टार्टिंग विद द डिस्कवरी ऑफ प्लूटोनियम followed by the discovery of all trans uranium elements from 94 to 102। trans uranium क्या होता है? these are the elements after uranium, ये आता है पिछले चैप्टर में भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसका जिक्र आता है। सो 94 to 102 these are trans uranium led to the reconfiguration of the periodic table प्लेसिंग एक्टिनोइड्स बिलो द लेंथेनोइड्स। तो लेंथेनोइड पहले आते हैं, उनके नीचे एक्टिनोइड्स आते हैं। इसका जो मेन ये चीज़ हुई थी कि एक्टिनोइड नीचे प्लेस किए जाएंगे। ऑफकोर्स एक्टिनोइड की डिस्कवरी ही बहुत सारे एक्टिनोइड्स की यहाँ सीबोर्ग्स ने की थी, तो तभी हुआ था ये प्लेसिंग ऑफ एक्टिनोइड्स। स्टार्टिंग विद द डिस्कवरी ऑफ प्लूटोनियम। प्लूटोनियम होता है 94। आपको यहाँ पे गिवन है कि 94 से लेके 102 डिस्कवर किए थे सीबोर्ग्स ने ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। सो आउट ऑफ दीज 9 एलिमेंट्स प्लूटोनियम वाज द फर्स्ट वन, बिकॉज 94 से स्टार्ट हो रहे थे और 94 होता है प्लूटोनियम का। तो इसके लिए उनको नोबल प्राइज़ भी दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। 9 एलिमेंट्स उसने डिस्कवर किए, तो नोबल प्राइज़ तो ऑफकोर्स मिलना ही चाहिए। और एलिमेंट 106 जिसका एटॉमिक नंबर है सीबोर्जियम, उसको नाम दिया गया इनके ओनर में उसको। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि 94 से 102 तक इन्होंने डिस्कवर किया, लेकिन नाम दिया गया 106 का।
तो ये आपको याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जब हम सारे एलिमेंट्स की 101 से लेके 118 तक जब लर्न करेंगे तो सी बोर्जियम 106 होता है, ये याद हो ही जाना है आपको। सो 94 होता है प्लूटोनियम, ये हमने यहाँ से देखा। और 92 होता है यूरेनियम, ये हमें पता है, पिछले चैप्टर में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक्सरसाइज में। तो 93 होगा नेपट्यूनियम, ये तो याद हो ही जाएगा ना यार। 92 हमें पता है, 94 हमें पता है, तो 3 बीच में आता है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और 89 होता है एक्टीनियम, ये हमको याद रखना है क्योंकि एक्टिनोइड्स प्लेस किए जाते हैं 90 से लेके 103 तक। ये 14 एलिमेंट्स एक्टिनोइड्स होते हैं, तो ये याद रखना है हमें। 89 होता है एक्टीनियम, ये ऐसे याद रखेगा। उसके बाद होता है 90 थोरियम, वहाँ से स्टार्ट होते हैं एक्टिनोइड्स। 91 होता है प्रोटो एक्टीनियम, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते टाइम पिछले चैप्टर में लास्ट में जो टेबल आती है वही हमने देखा था। एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं एफ ऑर्बिटल्स में प्रोटो एक्टीनियम से भरे जाते हैं। तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे 89, 90, 91, 92, 93, 94, ये सारे याद होने चाहिए आपको एटलीस्ट ये तो, क्योंकि लॉजिकली याद हो रहे हैं हमको। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नेमिंग ऑफ न्यू एलिमेंट्स हैड बीन ट्रेडिशनली द प्रिविलेज ऑफ द डिस्कवरर और डिस्कवरर्स एंड सजेस्टेड नेम वाज रैटिफाइड बाय आईयूपीएसी, बिकॉज द इंटरनेशनल जो अथॉरिटी है नेम्स को पब्लिश करने के लिए वो आईपीएसी है। तो रैटिफाइड यानी सर्टिफाई किए जाते थे नेम इसी के द्वारा ही। अब प्रिविलेज होता है न्यू एलिमेंट्स का नाम डिस्कवर किया। ऑफ कोर्स अगर उसने डिस्कवर किया है यार वो एलिमेंट को, तो उसका क्रेडिट उसको दिया जाना चाहिए, डेफिनेटली ओनर उसको होना चाहिए, तो वैसा ही किया भी जाता है। बट इन पास्ट रिसेंट ईयर्स दिस हैज़ लेड टू कंट्रोवर्सी, कि क्यों होती है कंट्रोवर्सी वो आगे बताया गया है। New elements with higher atomic numbers are so unstable that only minute quantities, sometimes only a few atoms of them are obtained. तो हाइयर एटॉमिक नंबर के ही नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि 94 तक नेचुरली अकरिंग होते हैं। 94 कितना हाई होता है, उसके बाद ही एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाते हैं और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बोला जाता है। ऑफ कोर्स अनस्टेबल होंगे वो, एंड इस फिनोमिना को जब वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं इसको रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो, ये भी हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी होती है। और फिजिक्स में और डिटेल में पढ़ते हैं, ये न्यूक्लियर चैप्टर में बहुत डिटेल में आता है इसके बारे में। तो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना एग्जिबिट करते हैं ये हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स, एंड दैट्स वाई, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो सिर्फ कुछ ही क्वांटिटी इनकी बनाई जा सकती है। इवन यहाँ तक कि बोल दिया गया कि कुछ टाइम तो समटाइम्स को कुछ टाइम्स बोल रहा हूँ मैं, तो समटाइम्स उनकी सिर्फ फ्यू एटम्स ही बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत अनस्टेबल बनाए जा सकते हैं क्योंकि अनस्टेबल होते हैं बहुत। सो देयर सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन रिक्वायर्स हाईली सोफिस्टिकेटेड कॉस्टली इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरी। तो क्योंकि उन बहुत अनस्टेबल होते हैं तो बहुत सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी के सिस्टम्स चाहिए, मशीन्स चाहिए यार उनको बनाने के लिए। सोफिस्टिकेटेड मीन्स दोज माइक्रोस्कोपिक equipments which can be used to synthesize these small plus unstable atoms जो of higher atomic numbers। तो ये sophisticated का मतलब है such work is carried out with competitive spirit only in some laboratories in the world। so of course sophisticated ये जो equipments हैं हर जगह तो ये अवेलेबल नहीं होंगे ना, सिर्फ कुछ ही लेबोरेटरीज में अवेलेबल होंगे, तो इसलिए ये बात बोली गई इसके लिए। Scientists, before collecting the reliable data on new element, at times get tempted to claims for its discovery। तो बिना उस एलिमेंट के लिए रिलायबल डाटा जिससे कि उसकी डिस्कवरी बहुत बढ़िया तरीके से प्रूफ की जा सके, बिना उसको कलेक्ट किए साइंटिस्ट कई बार डिस्कवरी के लिए टेम्प्ट हो जाते हैं, यानी लालच आ जाता है उनको बिना उस पर एक रिलायबल डाटा कलेक्ट किए। तो इसको अवॉइड करने के लिए आईपीएससी जो मेन अथॉरिटी है उसने क्या किया
कि हम देंगे ही नहीं नाम बिना जब कोई साइंटिस्ट बिना रिलायबल डाटा के उसको नाम अपने पेटेंट करवाने के लिए या डिस्कवरी क्लेम करवाने के लिए। तो आईपीएससी ने इसका ये हल निकाला कि उस एलिमेंट को पहले एक टेम्पररी नाम दिया जाएगा जब तक कि उसकी डिस्कवरी पूरी तरह से प्रूव नहीं हो जाती, रिलायबल डाटा नहीं आ जाता। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पे, इसको आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं।